नमस्कार। अमेरिका की क्रांति के कारणों की चर्चा कर रहे थे हम लोग। अमेरिका की क्रांति के जो कारण हैं उनमें जो तात्कालिक कारण के तौर पर हम देखते हैं वो है उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति। ग्रीनविले ने ऐसा कहा जाता है अमेरिका खो दिया क्योंकि उसने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब से अंग्रेज़ी गवर्नमेंट ने अमेरिका पर फोकस करना शुरू किया, अमेरिका पर ध्यान देना शुरू किया, तब से उपनिवेशवासियों और इंग्लैंड के मध्य संबंधों के खराब होने की शुरुआत होती है। ग्रीनविले की नीति के माध्यम से बहुत से ऐसे कानूनों को लागू किया गया जिनके प्रति अमेरिका में बहुत ज़्यादा असंतोष देखने को मिलता है। बहुत सारे एक्ट पारित किए गए, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी और क्वार्टरिंग एक्ट। बहुत ज़्यादा विद्रोह जब स्टाम्प एक्ट का हुआ तो आगे चलकर स्टाम्प एक्ट को रद्द करना पड़ा। उसके पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस अधिकार को बनाए रखने के लिए घोषणा की जिसे रॉकिंघम की घोषणा के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत ये वापस कहा गया कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। उसके पश्चात टाउनशेंड जब अर्थमंत्री थे तो उन्होंने 1767 में कुछ 5 वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाया और उसके पश्चात इन करों का भी बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। तो टाउनशेंड करों को भी 1770 में रद्द कर दिया गया। लेकिन अपने सिद्धांत की रक्षा के लिए सिद्धांत ये कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। तो सिद्धांत की रक्षा के लिए चाय पर 3 पेंस प्रति पाउंड कर लगाया रखा गया। इसका भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। अमेरिकी जो लोग हैं उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। आगे चलकर जो मेन तात्कालिक कारण है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो था लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति। तो सिद्धांत की रक्षा के लिए जो उन्होंने चाय पर टैक्स छोड़ा था, यहाँ नॉर्थ की जो पॉलिसी थी चाय को लेकर, हालांकि ये जो चाय थी वो सस्ती कीमत पर अमेरिका को मिल रही थी, लेकिन फिर भी अमेरिकन लोगों ने लॉर्ड नॉर्थ की इस चाय नीति का विरोध किया, विद्रोह किया। सैमुअल एडम्स का नेतृत्व उन्हें प्राप्त था। उसके पश्चात जो इम्पोर्टेंट घटना हुई थी वो बोस्टन टी पार्टी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बोस्टन टी पार्टी के पश्चात लॉर्ड नॉर्थ ने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की। बहुत सारे दमनकारी कानून पारित किए गए जिसके विरोध में उपनिवेशवासी संगठित हुए। उन्होंने महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन किया और इस अधिवेशन के पश्चात जो है उनके मध्य संघर्ष की शुरुआत हो गई। जो संघर्ष था इसकी शुरुआत में अगर देखा जाए जो मुख्य बात ये थी कि जो अमेरिकियों ने युद्ध किया था वो जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में इस युद्ध को किया था। जो युद्ध चला था उसमें जून 1776 तक अंग्रेज़ी सेनाएं जो थी उनका पलड़ा भारी रहा था, उनको विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन थोड़े ही समय बाद अमेरिकन लोगों को ये समझ में आ गया कि जब तक अमेरिका को विदेशी सहायता नहीं मिलेगी तब तक संभव नहीं है कि अमेरिका इंग्लैंड के साथ में बहुत अच्छे से युद्ध कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी था कि अमेरिका इंग्लैंड से अपना संबंध विच्छेद घोषित कर ले और इसके उपरांत ही उसे विदेशी सहायता मिलेगी, ऐसा अमेरिकन नेताओं का मानना था। तो इसी क्रम में फिलाडेल्फिया में जो एकत्र जनप्रतिनिधि थे उन्होंने 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की 13 बस्तियों की इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और साथ ही साथ स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को अनुमोदित भी कर दिया। ये जो घोषणा पत्र था इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी सरकार जब किसी मनुष्य को उसके नैसर्गिक अधिकारों से वंचित करे तो जनता को ऐसी सरकारें बदलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो खास बात थी घोषणा पत्र में, जो काफ़ी प्रेरणा स्वरूप रही आगे आने वाले मूवमेंट के लिए, जो एक ऐतिहासिक पॉइंट माना जाता है, एक दृष्टिकोण माना जाता है, वो ये कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता और इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल। इस घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि सत्ता का जो अल्टीमेट सोर्स है, स्रोत है, वो जनता है और जनता को अपनी सरकार बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। घोषणा पत्र में ये कहा गया कि ब्रिटेन की सरकार ने अमेरिकन उपनिवेशों पर बहुत से अत्याचार किए हैं, इसलिए ये घोषणा की गई कि अतएव हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि समस्त उपनिवेशों के
नागरिकों के नाम से विश्व के सर्वोच्च न्यायाधीश को ये निवेदन करते हैं कि अब हम स्वतंत्र राज्य के निवासी हैं। इसके साथ ही वे इस समय ब्रिटिश सम्राट के प्रति समस्त निष्ठा से मुक्त हो चुके हैं तथा उनके और ब्रिटेन के मध्य अब किसी भी प्रकार का राजनीतिक संबंध शेष नहीं है। अतः वे युद्ध, शांति, संधि, व्यापार और अन्य सभी मामलों में आधिकारिक रूप से निर्णय लेने को स्वतंत्र है, जो एक स्वतंत्र राज्य के अधिकार होते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई उसके पश्चात जो युद्ध जारी था उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में बात करें। पहली जो सफलता अंग्रेज़ों को मिली, सैनिक सफलता, अंग्रेज़ जनरल विलियम हो ने जॉर्ज वॉशिंगटन को 1776 में बंकर हिल की लड़ाई में पराजित किया। तो पहली सफलता अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई और अंग्रेज़ी सेना ने फिलाडेल्फिया पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अमेरिकन लोगों को फिलाडेल्फिया खाली करना पड़ा। लेकिन अक्टूबर 1777 में एक दूसरे अंग्रेज़ जनरल थे बुरगोइन, उनको साराटोगा नामक स्थान पर वॉशिंगटन ने घेर लिया और उन्हें अपने हथियार डालने पड़े। अंग्रेज़ों को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और इस पराजय ने एक तरह से युद्ध की दिशा बदल दी। ये जो विजय है जो प्राप्त हुई है अमेरिकन लोगों को अंग्रेज़ों पर, इसे युद्ध का थर्ड टर्निंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड टर्निंग पॉइंट जो था जब 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन लोगों ने इंग्लैंड से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का जब अनुमोदन कर दिया तो उसे सेकेंड टर्निंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये थर्ड टर्निंग पॉइंट हुआ। इसके बाद अमेरिकन लोगों को यूरोपियन लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता मिलने लगी। फ्रांस, स्पेन, ये जो देश है ये चाहते थे कि अमेरिकन लोगों को सपोर्ट करें। फ्रांस को इस युद्ध में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसकी मुख्य रुचि इस बात को लेकर थी कि वो सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड से जो पराजित हुआ था उसका बदला लेना चाहता था। इतिहासकार ट्रेवेलियन भी इस बारे में इशारा करते हुए कहते हैं कि फ्रांस का उद्देश्य अमेरिका की सहायता करना नहीं था, उसका उद्देश्य तो ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन में सहायता देकर सप्तवर्षीय युद्ध में हुई पराजय का बदला लेना था। तो इस संदर्भ में जो संधि हुई वो थी 1778 फरवरी में हुई थी। अमेरिकन बस्तियों और फ्रांस में समझौता हो गया जिसके तहत ये निश्चित किया गया कि कोई भी अलग से इंग्लैंड के साथ में शांति वार्ता नहीं करेगा और जब तक अमेरिकन बस्तियां पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाती युद्ध को जारी रखा जाएगा। ये जो समझौता हुआ इसमें मुख्य भूमिका थी बेंजामिन फ्रैंकलिन की थी और इस तरह से 1778 में फ्रांस अमेरिका की सपोर्ट में युद्ध में शामिल हो गया। अगले ही वर्ष 1779 में स्पेन ने भी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद में हॉलैंड ने 1780 में इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया क्योंकि उसे भी बहुत सारे क्षेत्र जो थे वो इंग्लैंड से वापस लेने थे। यही नहीं, रूस, डेनमार्क और स्वीडन ने हथियार बंद तटस्थता की घोषणा कर दी और ये जो घोषणा थी ये भी अमेरिकन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रही क्योंकि ये भी इंग्लैंड के एक तरह से विरुद्ध ही हुई। जैसे ही फ्रांस और स्पेन की नौसेनाओं ने युद्ध में उतरने का फैसला किया, युद्ध में भाग लिया, वैसे ही युद्ध का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। अब अमेरिकी और फ्रेंच सेनाएं मिलकर अंग्रेज़ी सेना से बहुत श्रेष्ठ हो चुकी थी और इस युद्ध का जो अंतिम इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है वो है अल्टीमेटली जो अंग्रेज़ी सेना की सेनाध्यक्ष थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनको 19 अक्टूबर 1781 को यॉर्क टाउन में समर्पण करना पड़ा जॉर्ज वॉशिंगटन के समक्ष, यानी अंग्रेज़ों को पराजय का सामना करना पड़ा। ये जो लड़ाई थी यॉर्कटाउन की लड़ाई, इसमें फ्रांस के लाफायत भी इनके साथ में थे। यॉर्कटाउन में जैसे ही कॉर्नवालिस परास्त हुए ये वैसे ही ये जो युद्ध है ये लगभग समाप्त हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट घटना मानी जाती है। इसके पश्चात भी युद्ध चलता रहा, नौसैनिक युद्ध चलता रहा। एक्चुअली फ्रांस और स्पेन इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ते रहे और जो इस युद्ध का समापन हुआ था वो 1783 में पेरिस की संधि के साथ अमेरिकन जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी समाप्ति हुई थी। ये जो युद्ध समाप्त हुआ उसके पश्चात एक संधि हुई, पेरिस की संधि। ये संधि हुई थी 3 सितंबर 1783 को। 3 सितंबर 1783 पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। इस संधि के तहत इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को
मान्यता प्रदान कर दी गई। ये जो नया राष्ट्र हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका, उसको अल्गानी पहाड़ों और मिसिसिपी नदी के बीच के अंग्रेज़ी क्षेत्र भी सौंप दिए गए। साथ ही साथ जो दूसरी कंट्रीज़ है जिन्होंने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, उनको बहुत सारे क्षेत्र मिले, जैसे फ्रांस को इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज़ में सेंट लूसिया, टोबागो, अफ्रीका में सेनेगाल और गौरी, और भारत के भी कुछ क्षेत्र उनको प्राप्त हुए। स्पेन को फ्लोरिडा मिला और भूमध्य सागर में माइनार्का नाम का टापू मिला। इंग्लैंड और हॉलैंड में एक तरह से युद्ध पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई। तो ये जो नया अमेरिकी राष्ट्र था, इस राष्ट्र की सीमा ओहियो नदी के साथ साथ में तय की गई। तो ये है अमेरिका की क्रांति, उसके कारण किस तरह से क्रांति ने प्रोसीड किया और अल्टीमेटली किस तरह से अमेरिका को फ्रांस का जो सहयोग मिला, उस सहयोग से स्पेन के साथ जो सहयोग मिला, इन तमाम फैक्टर्स ने अल्टीमेटली अमेरिका को इस युद्ध में विजयश्री मिली और इंग्लैंड, जिसे लगभग अजेय माना जाता था, उसको इस युद्ध में पराजय मिली और इसके साथ साथ अमेरिका जो था वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। थैंक यू।